Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is international accounting identities. Okay, and it is your eighth session. Okay, beta. So first of all, in this chapter I will discuss the balance of payment. That what is it? And in previous lecture we have discussed it in a little bit, but today I will discuss it in a detail. So here is first of all a definition, which is according to Kindle Berger. The balance of payment of a country is a systematic record of all economic transactions between the residents of the reporting country and residents of the foreign countries during a given period of time. ठीक है, तो यहाँ पर कैंडले बर्गर ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किसी भी कंट्री का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, एक ऐसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जिससे तमाम इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस जो हैं, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में होते हुए लोग जो भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, अगर मैं इसको इन अदर वर्ड्स कहूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन द हाउस होल्ड, फर्म्स, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, अब बेटा जो भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स हमारी होती हैं ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग अ 1 ईयर, तो तमाम किस्म की हाउस होल्ड से इंटरलिंक्ड हो या फर्म से हो या इंडिविजुअल बेस पे हो या गवर्नमेंट से हो, दैट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो अब बात ये आती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए उसमें आपको कैश फ्लो जो है वो कितना इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है. ठीक है, आपके कंट्री में. सही है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि एनी ट्रांजेक्शन दैट लीड्स टू अ पेमेंट बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट और गवर्नमेंट इज अ डेफिसिट आइटम. A deficit item is identified by a negative sign when we use actual number. ठीक है, deficit item include the following transactions: importing of merchandise, gifts to foreigners, use of foreign owned transportation, tourism expenditure abroad, military spending abroad, interest, dividend paid to foreigners. So this deficit will show the balance of payment of our country in an unfavorable manner. ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं आपको बेटा कि जो भी आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आपका डेफिसिट जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन होता है, और वो किस वजह से होता है कि जब आपको पता हो कि आप अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आपका कैश जो है वो आउटफ्लो हो रहा है टू द अनदर वन कंट्री. ठीक है, इसमें क्या होता है फिर आपकी कंट्री की जो कैश फ्लो होता है वो नेगेटिव शो होने लगता है, क्योंकि आपके कंट्री में आप के कंट्री में इतना कैश इनफ्लो नहीं हो रहा जिससे ज़्यादा जो है क्वांटिटी में आउटफ्लो हो रहा है. ठीक है, तो जब ये सिनारियो होता है किसी भी कंट्री का कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट शो हो रहा हो, दैट्स मीन कि उस कंट्री का जो कैश आउटफ्लो है वो ग्रेटर है देन कैश इनफ्लो. गॉट इट. और ये जो डेफिसिट की बात कर रहे हैं ये किस शेप में होता है, आप किस तरह से आपका कैश आउटफ्लो होता है टू द अनदर कंट्री. तो यहाँ पर आपकी से बात हुई है कि इम्पोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज. जाहिर सी बात है जब हम इम्पोर्टिंग करेंगे तो हमारा कैश जो होगा वो आउटफ्लो होगा टू द अनदर वन फॉरेन कंट्री, है ना. गिफ्ट्स हम अगर हम फॉरेनर्स को दे रहे हैं, हम जो है वो कोई टूर करने जा रहे हैं, टूरिज्म की कितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स होते हैं, अगर हम वो किसी और मुल्क में जाकर जो है किसी और कंट्री में वहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं तो इट विल ऑल्सो मेक आवर कैश आउटफ्लो. ठीक है, मिलिट्री स्पेंडिंग्स की जो भी हमारे पास वट जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो तमाम, अगर हमने जो है वो इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना है, लाइबिलिटी है हमारी तो फॉरेनर्स को, तो इस शेप में भी हमारा कैश जो है वो आउटफ्लो हो रहा है. तो ये तमाम जो आउटफ्लो हो रहे हैं हमारे कंट्री से कैश, तो उस कैश को आउटफ्लो होने को अगर वो ग्रेटर नंबर है उसका कंपैरेटिवली इनफ्लो के, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड डेफिसिट पॉइंट. ठीक है, कि जब आपकी कंट्री का जो कैश आउटफ्लो है वो ग्रेटर हो देन कैश इनफ्लो. सही है, और इसको हम शो जो करते हैं वो कौन से साइन से करते हैं, नेगेटिव साइन से करते हैं. ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं डेफिसिट को कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है. इट इज ऑल्सो मीन दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट मोड. ठीक है, तो देयर आर टू नेम्स ऑफ इट, वी कैन कॉल विद ईच ऑफ देम. क्या कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन डेफिसिट, सो इट इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर योर इकोनॉमी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ इट इज अनफेवरेबल, सो इट इज ऑल्सो become very dangerous for your economy. ठीक है, both have the same meaning. Now there is the another one, any transaction that leads to a receipts by a country's resident. अब वो चीज़ की बात हो रही है कि अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है इनफ्लो कैश का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द आउटफ्लो.
ठीक है, आप जो है रिसीविंग ज्यादा कर रहे हैं कैश की कंपैरेटिवली किसके, आउटफ्लो करने के, सही है। आपके एक्सपेंडिचर कम है, आपकी इनकमिंग ज्यादा हो रही है, कैसे हो रही है, अच्छा वो किस तरह से हो रही है, सरप्लस, सरप्लस का यहाँ पर वर्ड यूज किया है, जैसे वहां पर हमने डेफिसिट का वर्ड यूज किया था वो आउटफ्लो के लिए था, और सरप्लस का वर्ड इसलिए यूज किया कि अब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है पॉजिटिव में है, फेवरेबल है, इसलिए उसको हम कह रहे हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। सरप्लस में जो आइटम्स आते हैं वो जैसे वहां पर इंपोर्ट आता है, यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। बेटा जब भी हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे कंट्री में कैश फॉरेन करेंसीज जो होंगी वो इनफ्लो होंगे, बल्कि हमारी और ना ही सिर्फ हमारे कंट्री की करेंसी कहीं जाएगी बल्कि दूसरों की ममालिक की करेंसीज जो है वो भी हमारे कंट्री में इनफ्लो होंगी, ठीक है। तो इस तरह से सरप्लस हमारे पास क्या हो रहा है कि एक हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो हमें हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस साइड पे जा सकता है। एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स, अब वो किस तरह से हो सकते हैं, फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आए, विजिट करें, टूर करें, तो वो यहाँ पर एक्सपेंसेस करेंगे, अपने जो भी स्पेंडिंग होगी वो हमारे कंट्री में जब करेंगे तो हमारे कंट्री में जो है फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगी, ठीक है। इससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, सरप्लस में होगा, ठीक है, और इसकी साइन जो होती है वो पॉजिटिव शो होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास किस तरीके से आ सकता है फॉरेन करेंसी इनफ्लो, किस तरह से हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड हम रिसीव करें फ्रॉम अनदर वन कंट्री, ठीक है। सो दिस सरप्लस विल शो दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ आवर कंट्री इज फेवरेबल, ठीक है। जब सरप्लस साइड होगी दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, गॉट इट। तो मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड्स होते हैं, डेफिसिट साइड होता है, एक सरप्लस साइड होता है। डेफिसिट साइड जो होता है वो आप लोगों की जो है इकोनॉमी को ये शो कर रहा होता है कि आपकी इकोनॉमी में जो है वो वर्स्ट कंडीशन चल रही है, यू हैव नीड टू इम्प्रूव इट, ठीक है, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है यहाँ पर। और अगर आपकी कंट्री में सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है और आपकी कंट्री जो है, इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, ये इस चीज की इंडिकेशन होती है, ठीक है ना। आफ्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट देयर इज अनदर वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है बेटा। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक्चुअली जो है वो डिफरेंस उस चीज का बता रहा होता है कि आपकी कंट्री में कितनी इंपोर्ट हुई है और कितनी एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है। अगर आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली इंपोर्ट के, ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली इंपोर्ट के, देन वी कॉल इट फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पर इसको सरप्लस भी कहा जा सकता है, सरप्लस ट्रेड, ठीक है, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी कंपैरेटिवली इंपोर्ट के। लेकिन अगर आपकी इसके वाइस वर्सा कर ले और इंपोर्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट के, देन वी विल कॉल बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मीन्स कि डेफिसिट में है, अनफेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी कंट्री से पैसे बाहर कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास से आउटफ्लो हो रहे हैं, आपका कैश फ्लो जो है वो कैश फ्लो में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ठीक है। A country that import more goods and services than its export in terms of value has a trade deficit, while a country that export more goods and services than its import has a trade balance surplus, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या है। हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन्स की बात की है और यहाँ पर हम बात करें जस्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की, ठीक है। नाउ इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड डेबिट आइटम्स कौन से हैं और क्रेडिट आइटम कौन से हैं, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो हमारे पास वो कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट साइड पे चले जाता है, तो वो डेबिट आइटम्स होते हैं। अब वो डेबिट आइटम्स कौन से हैं बेटा, इम्पोर्ट है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल के इम्पोर्ट करने से हमारे कैश आउटफ्लो होता है, फॉरेन एड, ठीक है, डोमेस्टिक स्पेंडिंग अब्रॉड, ठीक है, हमारे कंट्री की स्पेंडिंग हम कहीं और कर रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड हो रही है, ठीक है, या तो स्पेंडिंग हो रही है या इन्वेस्टमेंट हो रही है। फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म यू स्पेंडिंग योर ओन करेंसीज इन द अनदर वन कंट्री और यू इन्वेस्ट योर मनी टू द अनदर वन फॉरेन कंट्री, सही है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, आपके पास से आपके कंट्री का कैश जो है, करेंसी जो है वो आउटफ्लो हो रही है और इन दिस वे यू विल फेस द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन डेफिसिट साइड और अनफेवरेबल, ठीक है। इसके वाइस वर्सा अगर मैं बात करूं बेटा
क्रेडिट आइटम्स की, तो इट विल इंक्रीज योर सरप्लस और इट विल मेंटेन योर बैलेंस ऑफ ट्रेड इन द सरप्लस मोड। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें जो आती हैं वो आते हैं सबसे पहले एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट अगर आपकी कंट्री की इंक्रीज हो रही है, दैट्स मीन कि आप जो है आपकी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है अदर कंट्रीज के करेंसीज का। ठीक है, फॉरेन स्पेंडिंग इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, अब फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं और यहाँ पर आके जो है वो स्पेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है बेटा कि फॉरेनर्स हमारे पास आके स्पेंडिंग करने, तो बेटा वो इस तरह से हो सकता है कि वो टूरिज्म करने यहाँ पर आए पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा अदर पर्पज के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉरेनर्स की जब यहाँ पर वो मीटिंग होगी, यहाँ पर वो आएंगे, अराइवल्स होंगी, तो वो स्पेंड भी करेंगे अपनी करेंसी को। इन दिस वे जो है हमारी कंट्री में बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होगा वो फेवरेबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके साइड बाय साइड जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करूँ, तो या फिर इंटरनेशनल कंपनीज की बात करूँ मैं, तो बेटा ये तमाम कंपनीज जो है अगर हमारे कंट्री में अपने विद इन कंट्री जो है अगर वो सेटअप हो रही हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो जो है फेवरेबल होने की तरफ है। ठीक है, व्हेन एक्सपोर्टर इज ग्रेटर देन import, then balance of trade is favorable, and if the import exceeds its export, so balance of trade become unfavorable. Okay, now there are some components of balance of payment. ठीक है, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेटा, वी हैव टू नो अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नंबर वन इज करंट अकाउंट, सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन इज रिजर्व्स अकाउंट, एंड फोर्थ वन इज एरर एंड ओमिशन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये करंट अकाउंट्स क्या हैं, कैपिटल अकाउंट्स क्या हैं, रिजर्व्स अकाउंट क्या है, एंड एरर एंड ओमिशंस क्या है। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द करंट अकाउंट। बेटा करंट अकाउंट क्या होते हैं? करंट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं कि जिनकी वजह से आपको जो है आपकी कंट्री में जब कैश आता है, लाइक इट रिप्रेजेंट द समरी ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, ये फंड्स को शो कर रही है बिटवीन वन स्पेसिफाइड कंट्री एंड ऑल अदर कंट्रीज ड्यू टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और टू द कैश फ्लो जनरेटेड बाय इनकम जनरेटिंग एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो करंट अकाउंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैश का फ्लो होना। ठीक है, परचेजिंग बाय परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हम जनरेट कर रहे हैं फैक्टर इनकम के थ्रू। कैसे? इट इंक्लूड्स मर्चेंडाइज, गुड्स एंड सर्विसेज। हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे, ठीक है, ये सेल आउट करेंगे। फैक्टर इनकम में बात आ रही है इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड की। ठीक है, यहाँ पर जस्ट फैक्टर इनकम में एक फैक्टर को इन्होंने एक फैक्टर की इनकम को शो किया है, वो है इंटरेस्ट को। ठीक है, पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड से हमारे पास अगर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, उन्होंने हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की थी और वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। या यूनिलेटरल ट्रांसफर की बात की जाए, यूनिलेटरल मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ट्रांसफर होते हैं जो वन साइडेड होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री आपको कोई गिफ्ट मिल रहा हो या कोई एड मिल रही हो, या कोई स्कॉलरशिप मिल रही हो जिसके अगेंस्ट आपको कुछ पे ऑफ ना करना हो, दैट इज कॉल्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, यूनिलेटरल, यूनि का मतलब सिंगल होता है। ठीक है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर जो है वो इसको कहते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से करंट अकाउंट में जो है आपके पास बाय परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, बाय गेटिंग इनकम इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, और बाय यूनिलेटरल ट्रांसफर यू कैन गेट द करंट अकाउंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैंने नीचे लिखा है, करंट अकाउंट इज इक्वल टू ट्रेड बैलेंसेस, ठीक है, प्लस नेट फैक्टर इनकम प्लस नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, अब यहाँ पर नेट की जो मैं बात कर रही हूँ बेटा, वो ये है कि ट्रेड बैलेंसेस का आपको पता चल गया बाय परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम का आपको इस तरह से पता चलेगा कि आपने कितनी इंटरेस्ट पे किया है और कितना इंटरेस्ट बाहर आउट ऑफ कंट्री आपके पास आया है। तो इसमें जो भी नेट बैलेंस होगा माइनस और प्लस करके वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर का भी मतलब यही है कि कितने कंट्रीज से आपके पास यूनिलेटरल ट्रांसफर आया और कितने कंट्रीज को आपने जो है यूनिलेटरल ट्रांसफर किया, गिफ्ट्स और एड्स और स्कॉलरशिप्स दिए। ठीक है, तो इन तमाम चीजों का एक्सपोजर जो होगा दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। ठीक है, नाउ हियर इज द कैपिटल अकाउंट. Capital account is described the value of financial assets transferred across country borders by people who move to a different countries. ठीक है, अब इसमें बोले हैं कि वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो ट्रांसफर होते हैं ओवरऑल दी कंट्रीज, ठीक है, बाय मूविंग आवर ओन पीपल्स। हमारे लोग जो होते हैं जब वो डिफरेंट कंट्रीज में मूव करते हैं तो वहां पर जो फाइनेंशियल एसेट्स उनके थ्रू जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट। इट इंक्लूड्स पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
portfolio investment and other capital investment which is in short term financing. ठीक है, तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन फॉरेन ओनरशिप ऑफ डोमेस्टिक एसेट, ठीक है, माइनस इंक्रीज इन डोमेस्टिक ओनरशिप ऑफ फॉरेन एसेट। अब कैपिटल अकाउंट का वो बता रहे हैं कि वो अगर आपका जो फॉरेन ओनरशिप है डोमेस्टिक एसेट पे, यानी कि आपका जो भी डोमेस्टिक एसेट था वो फॉरेनर्स की जितनी ओनरशिप है उसमें उसको माइनस कर दो डोमेस्टिक ओनरशिप हो जिनकी फॉरेन एसेट्स में, ठीक है, तो उनमें उनका जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी कंक्लूजन निकलेगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नाउ here are the reserves account which is the official reserve account records the government current stock of reserves, ठीक है। अच्छा, रिजर्व्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, सेंट्रल बैंक में मैंने बताया था आपको रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट वगैरह की बात। तो रिजर्व से आपको क्या सेंस मिलता है? रिजर्व से आपको पता चलता है कि आपको कोई चीज होल्ड करके रखनी है, अपने पास रखनी है ना, ये चीज समझ में आती है। अब यहाँ पर जो है रिजर्व अकाउंट जो होते हैं वो उसमें जो अकाउंट्स इंक्लूड हैं जो कि जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। उनमें सबसे पहले जो है फॉरेन ऑफिशियल होल्डिंग है, देन ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व से, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, फिर आईएमएफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, ठीक है। जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व से आपको पता है सेंट्रल बैंक उसके इक्विवेलेंट ही अपने नोट इश्यू करता है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं हमारे पास जो आउट ऑफ कंट्री से करेंसीज आई होती है जो हम कन्वर्ट करके जो है हमारे रेजिडेंट जो होते हैं वो यूज करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर करेंसीज जो होती हैं जो हमारे सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व होती हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। आईएमएफ की जो हमारे पास राइट्स हैं एज ए बीइंग अ मेंबर ऑफ इट कि हम कितना ड्राइंग कर सकते हैं, हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम कितना पैसा अपने पास जो है विथड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और ये फॉरेन ऑफिशियल होल्डिंग भी इसी का पार्ट है, ठीक है। द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट रिकॉर्ड्स द गवर्नमेंट करंट स्टॉक ऑफ रिजर्व, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट का अभी ऑन द स्पॉट जो है क्या स्टॉक बाकी है रिजर्व के तौर पे, और इन द शेप ऑफ गोल्ड और करेंसीज और फॉरेन करेंसीज और स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास रिजर्व अकाउंट, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज एरर्स एंड ओमिशंस। बेटा देखिए जब हम जो है जब हम कैपिटल अकाउंट को कैलकुलेट करते हैं, करंट अकाउंट को कैलकुलेट करते हैं, रिजर्व अकाउंट को कैलकुलेट करते हैं, तो देयर में बी अ चांसेस ऑफ एनी मिस्टेक, ठीक है। तो उसको हम इस स्टेप पे आके जो है वो सही करते हैं कि द एंट्रीज अंडर दिस हेड रिलेट्स मेनली टू लीड्स एंड लैग्स इन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। जब भी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करते हुए जो भी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर मिस कॉन्सेप्शन या मिस स्टेटमेंट हो जाती है तो उसको हम यहाँ पर आके बैलेंस करते हैं। इट इज अ बैलेंसिंग एंट्री एंड इज नीडेड टू ऑफसेट द ओवर स्टेटेड एंड अंडर स्टेटेड कंपोनेंट, ठीक है। वो चीज़ें जो आपको पता है कि ओवर स्टेट हो गई हैं या अंडर स्टेट हो गई हैं, आप इस स्टेप पे आके उसको एरर्स और ओमिशंस को जो है वो बैलेंस करते हो और बैलेंसिंग एंट्रीज को पास करते हो, ठीक है ना। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो ये है कि व्हेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स आर इंक्लूडेड दे मस्ट बी टू जीरो विथ नो ओवरऑल सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि अभी जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जब हम इन तमाम कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारा सम जो है वो इक्वल होना चाहिए जीरो के, ना ही वो ग्रेटर देन जीरो हो, ना ही वो लेस देन जीरो हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपने लिखा है BCA, BKA एंड BRA। BCA स्टैंड फॉर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, BKA स्टैंड फॉर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड BRA स्टैंड फॉर बैलेंस ऑफ रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे आपको बताया उन्होंने कि किस तरह से हाउ टू कैलकुलेट इट। अब हमने जब कैलकुलेट इसको कर लिया है कैपिटल अकाउंट को अलग, करंट अकाउंट को अलग और रिजर्व अकाउंट को अलग, देन वी हैव टू ऐड और सम इट ऑल, ठीक है। हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है और इसका सम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के, नॉट लेस देन और मोर देन जीरो, ठीक है। तो अब इसके बिहाइंड क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका करंट अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट जो है, रिजर्व अकाउंट के जो भी बैलेंस है व्हाटएवर, वो जब तमाम सम अप हो तो वो जीरो के इक्वल होने चाहिए, नॉट मोर देन और लेस देन जीरो, ठीक है। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। इफ अ कंट्री इज इंपोर्टिंग मोर देन इट्स एक्सपोर्ट, इट ट्रेड बैलेंस विल बी इन डेफिसिट। अगर मैं बात करूं इंपोर्टिंग की, बैलेंस ऑफ कैपिटल की, ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये है कि अगर इंपोर्टिंग आपकी कंट्री की ज़्यादा है कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट के, सही है, तो ऑलरेडी आपका जो करंट अकाउंट है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है, बट द शॉर्टफॉल विल हैव टू काउंटर बैलेंस इन अदर वे। लेकिन ये जो डेफिशिएंसी यहाँ पर शो हो रही है, ये हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, सच एज बाय फंड्स अर्न फ्रॉम इट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो फंड्स अर्न किए थे, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, ठीक है, आप कैपिटल अकाउंट में देखो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो आपने फंड्स अर्न किए थे, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही डिटेल लिखी हुई है इन्होंने, कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि फिर अगर आपका इम्पोर्ट एक्सीड कर रहा है एक्सपोर्ट के और आपकी कंट्री को एक साइड से जो है वो डेफिसिट हो रहा है, नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है, तो अदर साइड जो है कैपिटल अकाउंट माइट भी पॉसिबल कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसकी अर्न हो रही हो अच्छी खासी, ठीक है, तो उससे वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, बाय रनिंग डाउन सेंट्रल रिजर्व्स और बाय रिसीविंग लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है वो, अगर हमारा हो सकता है कि एक्सपोर्ट बहुत इंक्रीज कर रहा हो, लेकिन जो है हमें चूंकि इक्वल टू जीरो आंसर चाहिए, तो हो सकता है सेंट्रल रिजर्व हमारे डाउनफॉल चले जाए, तो वो नेगेटिव शो करेगा, इस तरह से प्लस माइनस करके वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पर ये नेशनल आइडेंटिटीज का, ठीक है। नाउ दिस नेक्स्ट वन इज आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की और जो है करेंट अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की, रिजर्व्स अकाउंट की, तो यहीं पर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की भी, ठीक है। अच्छा, हमने जो इसे प्रीवियस सेशन में जो हमने एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम पढ़ा था बेटा, तो उसमें भी वहाँ पर हमारे पास जब फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही थी तो वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट का हमारा जिक्र आया था, ठीक है। लेकिन अब वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ कि इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं, नंबर वन इज रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अच्छा, रियल इंटरेस्ट रेट में अगर आप, यू कैन सी हेयर डायग्राम, अगर आप यहाँ पर देखो तो रियल इंटरेस्ट रेट किस तरह से फाइंड आउट किया है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से माइनस कर दिए इन्फ्लेशन को, ठीक है। जब आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से माइनस कर देंगे इन्फ्लेशन को, देन यू विल गेट द रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। हियर इज द डेफिनेशन, अ रियल इंटरेस्ट रेट इज एन इंटरेस्ट रेट दैट हैज बीन एडजस्टेड टू रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन to reflect the real cost of fund to the borrowers and the real yield to the lender or to an investors, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, अगर लेट सपोज मैं एक बात कहती हूँ आपको कि मैंने जो है ओके मैंने एक बॉन्ड लिया, ठीक है, जिसकी मेच्योरिटी थी आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, और उसमें मुझे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट दे दिया गया, लेट सपोज 5% इंटरेस्ट रेट आई कैन यील्ड, ठीक है, एवरी ईयर आई कैन यील्ड 5% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो बेटा अब बात यह है कि उन 5 ईयर्स में इन्फ्लेशन रेट भी तो इफेक्टेड हुआ है ना, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में जितना मुझे इंटरेस्ट रेट 5% मिल रहा था और मैं उस 5% की अमाउंट से जो चीज खरीद पा रही थी, सेकेंड ईयर में क्या मैं उसी 5% के अमाउंट से वो सेम चीज खरीद सकती हूँ? नो, क्योंकि डे बाय डे हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, एंड एज आई टोल्ड यू दैट इन दिस ईयर इट विल बी इंक्रीज बाय 8%, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक इनजस्टिस हो जाएगा यहाँ पर, तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो एडजस्ट ही नहीं हुआ है। रियल इंटरेस्ट रेट जो होता है उसमें तो आपके पास इन्फ्लेशन एडजस्ट होना चाहिए, लाइक अगर आपका 2% इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका नेक्स्ट ईयर 7% इंटरेस्ट रेट आपको पे करना चाहिए, और अगर उस साल फिर अगर 2% बढ़े तो आपको जो इंटरेस्ट रेट उसके वेरी नेक्स्ट ईयर 9% मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जब इन्फ्लेशन आपका एडजस्टेड हो और आपको ऐसे मिल रहा हो कि जैसे आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो आपका उसको एडजस्ट करके आपको इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करके दिया जाए, ठीक है। नाउ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात करें हम, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होता है उसमें इन्फ्लेशन रेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और नॉमिनल कैन ऑल्सो रेफर टू द एडवर्टाइज्ड और स्टेटेड इंटरेस्ट रेट ऑन लोन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी फीस और कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ना कंपाउंडिंग हो रहा होता है, फ्यूचर वैल्यू को भी नहीं देखा जा रहा होता है, यहाँ पर जस्ट ये होता है कि आपने जो जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी थी कि 5 ईयर्स का मैंने एक बॉन्ड परचेज किया है 5% इंटरेस्ट पे, तो वो आफ्टर 5 ईयर्स भी मैं उसका 5% ही इंटरेस्ट रेट गेट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर ऐसा
होता है कि ईयर टू ईयर अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा था तो इन्फ्लेशन एडजस्ट होकर मेरा इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता रहता है। लेट सपोज 5 की बजाय 6%, फिर 7%, फिर थर्ड ईयर में 4%, इस तरह से होता, तो दैट विल बी कॉल्ड रियल इंटरेस्ट रेट। गॉट इट? नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अच्छा, इस डिफरेंस के थ्रू आप बहुत अच्छे से जो है वो समझ जाओगे कि किस तरीके से जो है नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस आता है। ठीक है, अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट बिफोर टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें हम इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते, इसमें वो इंक्लूड होता है। इट इज द इंटरेस्ट रेट कोटेड ऑन बॉन्ड्स और लोन। ठीक है, बॉन्ड्स और लोन में ये कोटेड होता है। द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंड। ठीक है, if you borrow, for example, if you borrow $100 at a 6% interest rate, ठीक है, आपने $100 लिया है 6% इंटरेस्ट रेट पे, you can expect to pay 6% in interest without taking inflation into account। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आपको 6% इंटरेस्ट रेट पे लिया है तो अब आपको 6% इंटरेस्ट रेट ही पे ऑफ करना है। ठीक है, अब भले इन्फ्लेशन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आपको उससे कोई जो है कंसर्न नहीं है, आपको जो है 6% ही पे ऑफ करना है, यानी $6 आपको जो है पे ऑफ करने हैं। ठीक है, द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज दैट इट डज नॉट एडजस्ट फॉर द इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, अब लेट सपोज आप जो हो, आपने बोरो किया था $100। ठीक है, आपने कहा था मैं 5 साल तक जो है आपको इसका 6% दूंगी, लेट सपोज है। ठीक है, अब 5 साल तक आप 6% मतलब $6 दे रहे हो। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन रेट कोई अच्छी कंट्री है और वहां पर डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, माइट बी पॉसिबल इट बिकम्स 3% आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको $3 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, जबकि अभी 3% जो है वो इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ था और अब आपको जो है $3 पे करने थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे बात फिक्स की थी तो 6% ही आपको इंक्रीज करना है, पे ऑफ करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है, ओके, अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो अब इंक्रीज लेट सपोज हुआ 2% से, तो इसका मतलब ये है कि आपको आफ्टर 1 ईयर जो है वो 6% के बजाय 8% पे ऑफ करना था, लेकिन क्योंकि ये इन्फ्लेशन इसमें कंसिडरेबल नहीं होता तो आपको 6% ही पे ऑफ करना होगा, तो इसमें आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, ना a real interest rate here is also the example of a real interest rate that takes inflation into account। ये जो है इन्फ्लेशन को कंसीडर करता है। दिस मीन्स इट एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन एंड गिव्स द रियल रेट ऑफ बॉन्ड्स और लोन्स। ठीक है, टू कैलकुलेट द रियल इंटरेस्ट रेट यू फर्स्ट नीड द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में भी दिखाया था कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से आपको लेस करना होगा इन्फ्लेशन, देन यू विल गेट रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, the calculation used to find the real interest rate is the nominal interest rate minus the actual or expected inflation rate। ठीक है, suppose for example a bank loan a person $200,000 to purchase a house at a rate of 3%। ठीक है, अब बैंक ने एक पर्सन को लोन दिया है कि घर खरीद ले वो $200,000 का। ठीक है, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट देगा वो 3% देगा। द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट नॉट फैक्टराइजिंग इन इन्फ्लेशन अज्यूम दैट इन्फ्लेशन रेट इज 2%। अब आप अगर ये इन्फ्लेशन रेट की बात हो रही है, रियल इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप ये अज्यूम करो अगर कि 2% इन्फ्लेशन रेट है तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, 3% में से 1% हुआ। द रियल इंटरेस्ट रेट the bank is receiving is 1%, just 1%. That means the purchasing power of the bank only increased by 1%. Got it? Hopefully till here you have clear all the concept. If you have any query beta, so you can ask me in my WhatsApp number। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दिए मुझे, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।